हेलो एवरीवन, मैं प्रीति। मैं आज आप लोगों के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी का ये प्रीवियस ईयर का सेट लेकर आई हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर का आप जितना प्रैक्टिस करते हो आपके लिए उतना बेनिफिट है। इससे टाइम मैनेजमेंट होगा, जिससे आप कम समय पे सही आंसर दे सकेंगे। प्लस ये है क्या कि अब प्रीवियस ईयर का बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होता है, तो जितना प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट आप बनाते हैं उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करेगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर का। ये चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी का है CDP का। ठीक है, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। शिक्षा शास्त्र और चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। ठीक है, पहला है सहयोगी प्रोजेक्ट, दूसरा है मानकीकृत परीक्षण, तीसरा है तथ्य पर आधारित प्रत्यस्मरण के प्रश्न, चौथा है वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। तो क्या है, वो तो ले वाइगोस्की क्या है, सहयोगी प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, महत्व देते हैं। तो इसका पहला क्या होगा, ए सही आंसर। ठीक है, बी है, यानी कि दूसरा क्वेश्चन, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि पहला ए शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हो, दूसरा बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करे, तीसरा बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे, चौथा विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करे। तो नियम को लागू करे या अंकों को दो या मानक तरीके हो, ये CBSE नहीं मानता है। इसका सी आंसर सही होगा कि बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। तो ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तीसरा है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, दूसरा इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक प्राप्त हो, तीसरा यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, चौथा विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। तो मूल्यांकन किया जाए तुलनात्मक, या फिर परीक्षा के एक बार अंत में हो, या फिर बच्चों में भय या तनाव को संचार ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बच्चों इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों के को प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक प्राप्त हो, ये होना चाहिए आकलन। ठीक है, ये उसका सही आंसर होगा, ये उसका उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, फिर है चौथा 4 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है, पहला सत्तावादी, दूसरा अधिनायकीय, तीसरा अनुमति परक, चौथा सुविधादाता। तो NCF क्या कहता है, फैसिलिटेट टीचर को, ना कि सत्तावादी या अधिनायक या अनुमति परक। तो CBSE क्या था, सुविधादाता होना चाहिए शिक्षक की भूमिका। ठीक है, फैसिलिटेट होना चाहिए, ये इसका सही आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन है, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों में शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम कैसी होनी चाहिए पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, दूसरा एक मात्र निर्धारक होती है, तीसरा के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, चौथा है पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। तो इसका ए आंसर सही होगा कि पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है अनुसंधान। ठीक है, जो एक विविध कक्षा में विद्यार्थियों की शिक्षिका की अपेक्षा क्या होती है, अधिगम, एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, तभी तो बच्चा उससे रिलेट हो पाता है। 6 नंबर है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, पहला ए काल्पनिक लक्ष्य, दूसरा जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, तीसरा ऑप्शन है विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, चौथा है शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु आधारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा कि शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु धारण प्रतिवर्तन की क्षमता जो है आपकी अपेक्षा रखता है, ना कि विद्यालय में भार पड़ेगा या फिर आपका बच्चों के लिए हानिकारक या एक काल्पनिक लक्ष्य। तो इसका 6 का आंसर आपका डी होगा। ठीक है, कि शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु धारणा जो है परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, विविध प्रकार के सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा में सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है, या कथन सही है कि गलत। ठीक है, तो पहला है गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है, और वे स्वयं को अलग थलग महसूस कर सकते हैं, दूसरा है सही है क्योंकि बच्चे अपने
साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं, ठीक है। तीसरा है कि सही है क्योंकि इसे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। चौथा है गलत है क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। तो पूछा क्या है कि विविध प्रकार की समाज आर्थिक पृष्ठभूमि तो इसमें कक्षा के लिए अधिगम को बढ़ाती है क्या सही करती है? तो ये है सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से क्या है अनेक कौशल सीखते हैं। तो ये आंसर सही होगा। फिर सात आठवां नंबर है क्वेश्चन, सुनने में असमर्थ बच्चा, ठीक है। श्रवण अक्षमता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। बी है केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तीसरा, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। चौथा है कि नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकता है। तो सुनने में असमर्थ बच्चा के लिए क्या है कि उसे नियमित विद्यालय में वो बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त साधन और सुविधा उपलब्ध कराया जाए। तो ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है, ठीक है। वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है, ठीक है। प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता पूछ रहा है, ठीक है। यदि कक्षा बी है, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। सी है, वह बहुत ही तुख मिजाज होता है, ठीक है। और डी है, वह रस्मी व्यवहार करता है और जैसे हाथ थपथपाना और डोलना आदि। तो क्या है प्रतिभावान शिक्षार्थी की क्या विशेषता होगा कि वो अकादमिक और कुंठित हो जाता है, ठीक है। प्रतिभा ये उसका सही आंसर होगा। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। पहला, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। बी है, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। सी है, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। डी है, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। तो क्या है, एक शिक्षिका प्राथमिक कक्षा के अधिगम को बढ़ा सकती है जब विद्यार्थियों को विषय वस्तु को विद्यार्थियों को जीवन के साथ संबंधित करेंगे तो उसे क्या है उसकी अधिगम को बढ़ा सकती है, ठीक है। और उसके संबंधित जीवन से वास्तविक जीवन से उसको मिलाएंगे तो उससे क्या है उसे बच्चा अपने आप को रिलेट कर पाएगा और उसे अच्छे समझ में आएगा। तो डी का 10 का डी आंसर सही है कि विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, ठीक है। ये इसका सही आंसर हुआ। 11 नंबर है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सही है? पहला, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। दूसरा, बच्चे समस्या समाधान करता है। तीसरा, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। चौथा, कि बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है। तो इसमें से कौन कौन सा सही है, ठीक है। 11 का तो इसमें आपका ऑप्शन पूछा गया कौन कौन से सही है। तो आपका बच्चे क्या निष्क्रिय नहीं होते हैं, वो सक्रिय होते हैं, कभी भी पैसिव नहीं होते हैं, हमेशा एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो वो हट गए आपका। फिर बच्चे क्या है समस्या समाधान करते पियाजे कहते हैं, निर्णय वैज्ञानिक के लिटिल साइंटिस्ट है ये भी कहते हैं। और चौथा के बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है। तो ये आपका सही होगा। ये आपका 2, 3, 4 तो किस ऑप्शन पे है? तो आपका बी में है 2, 3, 4 तो ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है, ठीक है। तो ए है, पुराने प्रत्ययों से किसी सदम के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझ जाना चाहिए। दूसरा, याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों को गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। सी है, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। डी है, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो तब तक दंड का उपयोग करें। तो ये गलत है, दंड देना, फिर उन्हें तर्क संगत गलत विचारों को सही विचारों में बदलना, या फिर जब तक पुराने प्रत्ययों से नए प्रत्ययों को अपने आप समझे में जाना। तो ये सारा सही आंसर आपका सी आंसर सही है कि विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना चाहिए ताकि उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने और प्रोत्साहन देना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर होगा। 13 नंबर, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहां उनके संवेदनात्मक आवश्यकता की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि महत्वपूर्ण है। बी है, जहां शिक्षक एक अधिकारवादी और स्पष्ट आदेश देता है कि वह क्या
कि क्या किया जाना चाहिए। सी है वह मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। डी है जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। निष्क्रिय यानी कि पैसिव हो गया, वो तो कभी नहीं करता है, होना चाहिए। तो इसमें क्या टीचर एकाधिकारवादी हो जाए, वही आदेश देते रहे, बच्चा क्या सुनते रहे। फिर सी है जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और बल देना चाहिए सिर्फ कुशलताओं पर या गणित और लिखने के लिए, तो ये गलत है। तो ए इसका सही आंसर होगा कि जहाँ उनकी समग्रात्मक आवश्यकता की पूर्ति होती है और वे अनुभव करें कि वे बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। 14 नंबर है, एक बच्चा खिड़की के सामने से कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इसे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है। पहला, बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती है। दूसरा, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। तीसरा, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया। तो इसका कौन सा सही आंसर है? तो इसमें क्या है कि आपका तीनों आंसर सही होगा कि बच्चे में पहले से स्मृतियां होती है, बच्चे पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, वो अनुभव बताने और भाषा का उपकरण का विकास कर। तो ये आपका सी आंसर इसका सही होगा 14 का, क्योंकि तीनों बात सही है। 15 नंबर, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। भीतरी प्रेरणा, ठीक है। चलो इसे इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। ठीक है। बी है, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते हो, देखो उनसे उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। सी है, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। चौथा, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। तो क्या है, समाप्त कर लो इससे पहले, या फिर तुम उसके जैसे, क्या तुलना नहीं करना किसी से भी। टॉफी देंगे, एक दिन देंगे, 2 दिन, तीसरे दिन भी चाहिए होगा, सब फिर कहाँ से लाएंगे। तो ये सारा कुछ नहीं होना चाहिए। डी होगा इसका सही आंसर कि इसे करने की कोशिश करो तुम सीख सकते हो, सीख जाओगे। तो ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि उसमें भीतरी प्रेरणा होनी चाहिए। भीतरी प्रेरणा आपको टॉफी देने से या एकदम ठीक कर लो उसे देखकर, या फिर उसके उसके साथ तुलना करो, इससे नहीं होगा। भीतरी प्रेरणा क्या होगा, उसे मोटिवेट करने से। तो क्या है, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे, ये इसका सही आंसर है। 16 नंबर है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों का अध्ययन हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। पहला, उनमें चिंता डर पैदा करके। दूसरा, प्रतियोगितात्मक प्रेक्षण से। तीसरा, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। चौथा है डी, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे ट्रॉफी। तो इसका आंसर क्या होगा 16 का? पूछा कि कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित, यानी आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए ऐसे प्रोत्साहित। तो सी के व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उसे निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। इंडिविजुअल आप उन्हें एक प्लान कोई मोटिव देंगे और उसे पाने के लिए उन्हें आप उनकी मदद करेंगे। ठीक है, ये इसका सही आंसर हुआ। 17 है, किसी प्राथमिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षिका का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। जैसे कि पहला, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करे। ठीक है, इसपे क्या है, उत्प्रेरित करना। ठीक है, रट कर याद करने में, जिससे वे प्रत्यक्ष स्मरण करने में अच्छे बने। दूसरा, दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करे। तो चौथा है, ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वो अच्छे अंक पा सके। अच्छे अंक पाना, दंड देना या फिर रट कर याद करना, ये सब कुछ नहीं होगा। क्योंकि रोड लर्निंग, पनिशमेंट, मार्क ये मार्क्स ये नहीं सिखाता है। इसका ये आंसर सही होगा, सीखने के लिए जिज्ञासु, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने, सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें, ये इसका सही आंसर होगा। फिर 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। पहला, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। दूसरा है शारीरिक दंड। तीसरा, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। चौथा, प्रतियोगितात्मक कक्षा। तो इसका आंसर आपका सी होगा, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। व्यक्ति से रिलेटेड आप कोई उन्हें मोटिव होगा, कोई उदाहरण होगा, तो गोल होगा तो ज्यादा अच्छा करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर सी सही होगा, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। 19 है, विकास का सिरोपदामुखी दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता।
पहला सामान्य से विशिष्ट कार्य की ओर, दूसरा भिन्न से एकीकृत कार्य से की ओर, तीसरा है सिर से पैर की ओर, चौथा ग्रामीण से शहरी की ओर। तो ये तो ग्रामीण हो गया, एकीकृत कार्य से सामान्य से विशिष्ट, ये नहीं होगा। इसका क्या होगा, स्रोत पदामुखी विकास जो होता है, दिशा का सिद्धांत क्या होगा, वो आपका इसका सी आंसर होगा, सिर से पैर की ओर। ठीक है, ये हमेशा आपका 1 नंबर का क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, हर एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आता ही है। तो 1 नंबर का ये आपका आराम से इसमें आप ला सकते हैं, सिर से पैर की ओर, पेरी टू है पेरीफेरी। ठीक है, 20 नंबर है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, ए जन्म से पूर्व, दूसरा है मध्य बचपन का समय, तीसरा वैक्स अवस्था, चौथा है प्रारंभिक बचपन का समय। ठीक है, तो इसमें डी होगा, अर्ली चाइल्डहुड। उसमें भाषा का विकास सबसे तेजी से होता है, सबसे संवेदनशील होता है, साल होता है, यानी कि कोई भी भाषा बच्चा अच्छे से उसमें ग्रहण कर सकता है, संवेदनशील काल कहा जाता है, सेंसिटिव। ठीक है, तो अर्ली चाइल्डहुड। ये क्या हुआ है, 21 नंबर है, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। ठीक है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नृत्य परीक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताह के अंत में उसे परीक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी, जैसे कि पहला है अनुवांशिकता और पर्यावरण, दूसरा वृद्धि विकास, तीसरा स्वास्थ्य और परीक्षण, चौथा अनुशासन और पौष्टिकता। तो क्या है कि उसके माता पिता भी खिलाड़ी है और उसको नृत्य प्रशिक्षण के लिए भी भेजते हैं, यानी कि एवरीडे या फिर सप्ताह के अंत में जो संडे होता है उसमें भी वो प्रशिक्षण देते हैं। तो उसके माँ बाप खिलाड़ी है तो वो भी हो सकती है, और उसको पर्यावरण भी उसी तरह का मिल रहा है। तो ये क्या है, अनुवांशिकता पर्यावरण दोनों का परिणाम है। ठीक है, तो इसका ए आंसर सही होगा। 22 है, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गुण वाहक हो सकते हैं। ठीक है, पहला परिवार और पड़ोस, दूसरा विद्यालय और पास पड़ोस, तीसरा विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, चौथा है परिवार और रिश्तेदार। ठीक है, तो इसका बी आंसर होगा कि विद्यालय और पास पड़ोस। गौण पूछेगा तो विद्यालय पास पड़ोस हो गए, अब मुख्य पूछेगा तो परिवार आएगा। ठीक है, तो ये सामाजिकरण से आपका 1 नंबर हर एग्जाम में कंफर्म है, क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चन पूछता ही है एग्जाम में। तो गौण में आपका विद्यालय और पास पड़ोस आएगा, और मुख्य में आपका परिवार और पास पड़ोस आएगा। ठीक है, तो इसका गौण वाहक कौन है सामाजिकरण के, विद्यालय और पास पड़ोस। ठीक है, तो ये सही आंसर होगा। फिले वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है, पहला संतुलन, दूसरा सामाजिक अनुक्रिया, तीसरा मानसिक प्रारूपों का समायोजन, तीसरा उद्दीपक अनुक्रमण अनुक्रिया युग्मन। ठीक है, तो वाइगोस्की तीन ही चीज के ऊपर बल देते हैं, सोशल, कल्चर और लैंग्वेज। तो इसमें सामाजिक अनुक्रिया है, तो इसका सही आंसर होगा। इससे भी हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, हर हमेशा आता भी है। ठीक है, 24 है, किसी बच्चे का दिया गया विशेष उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा, कि यदि आप ईमानदार है तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। कौन सा है उसका स्टेज, कोलबर्ग का। ठीक है, ये तो पहला दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, बी है सामाजिक संकुचन अनुकूलन, तीसरा अच्छा लड़का लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, चौथा है कानून और व्यवस्था अनुकूलन। तो क्या पूछा गया कि यदि आप ईमानदार तो आपके माता पिता गर्व करेंगे आप पर, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। गुड बाय गुड गर्ल है ये सी इसका सही आंसर, कि अच्छी लड़का अच्छा लड़का अनुकूलन का सिद्धांत है ये गोलबर्ग का। ठीक है, ये सही आंसर होगा। 25 जीन पियाजे के अनुसार दिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन क्या आवश्यक है, पहला शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, जीन पियाजे, दूसरा है 20 वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, तीसरा ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, चौथा है शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलम। तो जीन पियाजे क्या है, बच्चों को नन्हे साइंटिस्ट भी मानते हैं, और वो ग्रुप एक्टिविटीज को ज्यादा प्रोत्साहित करते भी हैं, ठीक है, करके सीखने के लिए। तो इसमें क्या है, पहला ही इसका सही आंसर होगा कि शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। 26 जीन पियाजे के अनुसार
प्रारूप यानी कि इसकी निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन करें और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में गठित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को माना जाता है, यानी कि नई जानकारी को पुरानी जानकारी के साथ कोरिलेट करना। तो पहला होगा समायोजन अनुकूलन के रूप में, तीसरा समावेशन अनुकूलन के रूप में, तीसरा सामान्यीकरण संशोधन के रूप में, चौथा है समावेशन और समायोजन के रूप में। तो इसका आंसर होगा आपका डी होगा, समावेशन और समायोजन के रूप में। एसिमिलेशन और एसिमिलेशन होगा, समायोजन और समावेशन, आगे समावेशन होगा नई विचारों का, उसके बाद समायोजन होगा। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा। असिमिलेशन करेगा, फिर एकोमोडेशन करेगा, उसके बाद एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। फिर 27 है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है, जो नियामक है, या समावेशन का हतोत्साहित करना, या आवृत्ति को बढ़ावा देता है। तो क्या प्रगतिशील कक्षा की बात की जाती है, तो यहाँ क्या है, वो खोज को बढ़ावा देगा, तो ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, वो खोज को प्रोत्साहित करेगा, उसको बढ़ावा देगा। ठीक है, ये सही होगा। फिर हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो। दूसरा है, बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। सी है, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। तीसरा, चौथा है, क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती है। तो हार्वर्ड गार्डनर का 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस है, जिसमें 8 तरह की बुद्धियों को विकास किया गया है, बारे में बताया गया है। तो इसका पहला आंसर होगा कि हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 अलग अलग तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि बुद्धियां जो है विकसित हो सके, सभी विद्या विकसित हो सके, 8 हो। ठीक है, ये सही आंसर होगा। फिर 29 है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए यानी कि उसे मुड़ते हुए अपने आप से बात करती है। इसकी लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला, जीन पियाजे वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। ठीक है, दूसरा, जीन पियाजे से अहम केंद्रीय भाषा कहेंगे। लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निज भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेगा। सी है, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक कानून क्रिया के रूप में करेगा। लेव वाइगोस्की इसे खोजबीन मानेगा। ठीक है, चौथा है, जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। तो जीन पियाजे लेव वाइगोस्की के बारे में पूछा गया कि वो लड़की जब टी शर्ट अपना जो है वो फोल्ड करे तो क्या है, तो ये बी इसका सही आंसर होगा। जीन पियाजे से अहम केंद्रित बात कहेगा और वाइगोस्की क्या है कि ये इसे निज भाषा यानी कि प्राइवेट स्पीच कहेंगे। ठीक है, ये हमेशा इससे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ये जो क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इस वीडियो को देखकर आप जाइए एग्जाम देने, इससे आराम से आपको 5-10 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा एक ही एग्जाम में। ठीक है, तो इसका 29 का बी नंबर सही आंसर है। लिंग क्या है? पहला, जैविक सत्ता है, शारीरिक संरचना है, सहज गुण है, या सामाजिक संरचना है। ठीक है, तो जब लिंग पूछेगा तो सेक्स, तो ये आपका सामाजिक संरचना होगा। जब जेंडर पूछेगा तो आपका ये होगा। जैविक लिंग पूछा तो ये सामाजिक संरचना बायोलॉजिकल है। ठीक है, ये था, तो लिंग का डी आंसर सही होगा, सामाजिक संरचना है, बायोलॉजिकल है। तो ये था आज का 30 क्वेश्चन। ये 30 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आप आराम से इस एग्जाम में क्वेश्चन आपको इससे रिपीट क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। प्रीवियस ईयर का बहुत से क्वेश्चन रिपीट भी करता है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करेगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।